के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसान भाइयों, अंतराल के पहले आठनेर के टेमुरनी गांव से सुनील गीत जी हमारे साथ जुड़े थे। बारपेटे जी से उन्होंने अपनी कृषि संबंधी जिज्ञासाओं को लेकर प्रश्न किया और बारपेटे जी आपने समाधान भी दिया। अच्छा, अब हमारे श्रोताओं को मैं बता दूं कि आप इस समय जुड़े हुए हैं आकाशवाणी बैतूल के किसानवाणी कार्यक्रम के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। तो इसमें आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। एक कॉलर और है बारपेटे जी, आइए बात करते हैं उनसे। जी सर, मैं अमरलाल ताराम। हाँ जी, अमरलाल तारा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अमरलाल जी? सर मैं डोली ढाना से बात कर रहा हूँ सर। डोली ढाना पाटर के पास है गांव से। हाँ बोलिए, प्रश्न कीजिए सीधे, बारपेटे जी आपको सुन रहे हैं। सर धान में पत्ती धब्बा रोग लगा है, तो उसके रोकथाम के लिए कुछ देखिए, धान में पत्ती धब्बा, आप पहले इसको बहुत अच्छे से समझ जाइए। हेलो, कत्थई कलर के आंख के आकार के धब्बे होंगे, ठीक है? धब्बे बोले आपने, क्योंकि पीलापन उसमें एक अलग समस्या है, ये ध्यान रखिए। हाँ सुन रहे जी, आपकी आवाज आ रही है हमको, आप सुनिए, इसको बता रहे हैं बारपेटे जी। सर सुनाई आ रहा है कि नहीं आप? बिल्कुल आ रहा, हम समझ गए। आपने धान में धब्बा रोग का बोला है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कत्थई कलर के आंख के आकार के धब्बे बनते हैं और इसका मूल जो रोग जनक है वो तो फंगस है, पर आने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमने धान को पोटास की मात्रा कम दी है, हमने धान में जिंक नहीं दिया है और हम अतिरिक्त यूरिया दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं दवाई की बात बाद में करूंगा, पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप यूरिया की संतुलित मात्रा का प्रयोग करिए, फसल बीमार नहीं होगी। तो यूरिया को बैलेंस करिए, अतिरिक्त यूरिया मत दीजिए और यूरिया का अंतिम डोज बाली निकलने के पहले पूरा करिए, ठीक? अब इसके बाद इसमें बात आती है दवाई की। तो दवाई इस रोग के लिए आपका जो ट्राईसाइक्लाज़ोल नाम का एक पाउडर आता है, इसको फिर से एक बार सुनिए, ट्राईसाइक्लाज़ोल, इसकी मात्रा 2, हाँ ट्राईसाइक्लाज़ोल है ना जी। अगर ये नहीं मिले तो हेक्साकोनाज़ोल एक पाउडर आता है, आप हेक्साकोनाज़ोल भी ले सकते हैं, ट्राईसाइक्लाज़ोल या हेक्साकोनाज़ोल, दो में से एक। ट्राईसाइक्लाज़ोल को हम प्राथमिकता देंगे, वो आप लें और 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल के उसका आप छिड़काव करें। ये बीमारी तुरंत रुक जाएगी, बहुत प्रभावी इलाज है ये, ठीक है? ठीक है सर। चलिए अमरलाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम में फ़ोन लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और बारपेटे जी एक और कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, बात कीजिए बारपेटे जी से, और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए। मेरा नाम शैलेश साहू है, तिरमहू गांव से बोल रहा हूँ मैं, आमला से। आमला के पास तिरमहू गांव, बिल्कुल। बताइए शैलेश जी, बारपेटे जी आपको सुन रहे हैं, बोलिए साहब। जी, तुवल के जो पेड़ है उसमें उगता रोग और जड़ सड़न क्यों होती है? बिल्कुल, तुवल में इस समय जो पौधे सूख रहे हैं वो उगटा रोग नहीं है। उगटा रोग तो आता है जब वो फली आती है, उस समय अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद आएगा। अभी जो पौधे सूख रहे हैं वो ब्लाइट है, फाइटोप्थोरा नाम का एक फंगस है, उससे ये लगने वाला ब्लाइट या झुलसा रोग आप कह सकते हैं। और इसकी प्रमुख पहचान है, तने के ऊपर काले बैंड आपको देखने को मिलेंगे। जो तना है वो काले बैंड, और कई बार तना टूट के मुड़ भी जाता है। और ये होता है अतिरिक्त नमी लगातार बनी रहे,
जहाँ जलमग्नता हो या लगातार हवा में नमी का परसेंटेज 90 के ऊपर हो और तापमान भी हाई हो, जिसको अपनी बोलचाल की भाषा में उमस वाली गर्मी हम बोलते हैं, तब इस बीमारी का प्रकोप होता है। इस समय है, बिल्कुल सही है। और इसमें बिल्कुल कॉमन फंजीसाइड का प्रयोग करिए, स्पेसिफिक की हम बात नहीं करेंगे। कार्बनडेजिम के साथ मैंकोजेब का जो फार्मूलेशन है उसका आप प्रयोग करिए, ये बीमारी बिल्कुल रुक जाएगी तुरंत। शर्तिया इलाज है, कार्बनडेजिम प्लस मैंकोजेब जो पाउडर है 2 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर घोल के और स्प्रे करिए। पानी मत भरने दीजिए, अगर कहीं पानी है उसका जल निकासी कर दीजिए। 2 काम करिए, अरहर की फसल में ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब आपने जो उकटा रोग की बात करी थी, उकटा रोग फूल के बाद आएगा। फूल आने के बाद जब फली लगेगी, दाने भरेंगे, उसमें खड़ा पेड़ सूख जाता है, कोई लक्षण नहीं दिखाता है, वो भी फंगस से होने वाला रोग है। उसके प्रबंधन के लिए हम प्रतिरोधक प्रजातियों का चयन करें, वो श्रेष्ठ है। प्रतिरोधक प्रजाति में TJT 501, TJT 502, आपकी राजेश्वरी नाम से है, BDN 716 है। ये प्रजातियां रेजिस्टेंट वैरायटी है, इनको लगाइए। बीजोपचार करिए। बीजोपचार के अलावा भूमि उपचार ट्राइकोडर्मा कल्चर से करिए, ये बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, शैलेश साहू जी, ग्राम तिरमऊ से आपने अपनी समस्या का समाधान बारपेटे जी के माध्यम से प्राप्त किया है। और आकाशवाणी बैतूल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी पर सजीव फोन इन कार्यक्रम, और इसमें किसान भाई सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं, हम आपको बता देते हैं, 071 41 23 19 44, 071 41 234 722, ये 2 नंबर हैं। इस पर किसी पर भी आप अभी तुरंत कॉल करके कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RD बारपेटे से अपनी कृषि संबंधी समस्याओं की जो भी जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। बारपेटे जी, धान का जिक्र आया था अभी एक कॉलर की बातचीत में, तो धान का रकबा भी लगातार हमारे बैतूल जिले में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ा है ना? तो आपको क्या कौन कौन सी वैरायटी हमारे यहाँ बोते हैं, उस पर क्या लगता है, कैसा भविष्य है? देखिए, धान 2 तरह से हम कर रहे हैं। एक तो फाइन राइस के लिए जो हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सुगंधित चावल जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें पूसा बासमती सीरीज है बहुत लंबी, अच्छा, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये कीट व्याधि के लिए बड़ी संवेदनशील प्रजाति है। अच्छा। इसके अलावा हमको सिर्फ मोटा चावल पैदा करना है, कोर्स राइस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें IR 36 है, दंतेश्वरी है, ये प्रजातियां हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है और ज़्यादा रफ टफ है। इनमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। अच्छा। पर मैं धान उत्पादक किसानों से और मक्का उत्पादक किसानों से एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप पोषक तत्वों का सही उपयोग करना सीख जाएं तो इन दोनों फसलों में कीट व्याधि बड़े पैमाने पे नियंत्रित हो जाएंगे। अच्छा। आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, ये 4 तत्वों का संतुलन के साथ उपयोग करिए तो मक्के में और धान में जो कीट व्याधि आ रहे हैं ये 99% नहीं आएंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। और अभी हो ये रहा है कि हम यूरिया का थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और बाकी तत्वों को हम थोड़ा उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये फसलें हमारी बीमार हो रही है। अब धान में इस समय बाली निकल रही है जी, और बाली निकलने के बाद दाने भरने के पहले जहाँ दाना भरना चाहिए वहाँ से पीले रंग का पाउडर निकलता है। ये एक बड़ी कॉमन समस्या है जो अभी किसान नहीं पूछ रहे हैं, पर ये आने वाली है। इसको हम बोलते हैं फॉल्स स्मट, अंग्रेजी में फॉल्स स्मट, और हिंदी में हम इसका जो नाम है आभासी कंडवा। मतलब ये कंडवा नहीं है, छद्म कंडवा है। और ये बैतूल जिले में एक प्रमुख समस्या के रूप में पिछले 4-5 सालों में मैंने देखा है। और इसका भी मूल कारण है अतिरिक्त मात्रा यूरिया की। तो आप यूरिया के ऊपर कृपया करके थोड़ा सा संयम रखें, नियंत्रण रखें, उसकी मात्रा को आप संतुलित रखें। और फूल वाली अवस्था में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का ताम्रयुक्त कवकनाशी है, अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे तो ये जो छद्म कंडवा है ये बिल्कुल नहीं आएगा, नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा। एक बार ये आ गया तब फिर इसका नियंत्रण कठिन है। जी। ठीक है, तो धान के ऊपर आपने बात बताई है जो है, और धीरे धीरे कॉलर हमसे जुड़ते जा रहे हैं सजीव फोन कार्यक्रम में। तो हम हमारी बातचीत को भी लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं
और बीच बीच में कॉलर से भी हमारे जो आ रहे हैं उनसे लेते हैं। चलिए एक कॉल है। हेलो, लगता है फ़ोन कट गया है। चलिए हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बार पुनः हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि आप सुन रहे हैं किसान वाणी का सजीव फोन इन कार्यक्रम। इसमें हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। आप सीधे इनसे अपने कृषि संबंधी प्रश्न कर सकते हैं। विषय है सामयिक पौध संरक्षण में कीट व्याधियों की पहचान और प्रबंध। नंबर बता देते हैं 07141231944, 07141234722 यानी 07141 231 944 और 07141 234 722। व्हाट्सएप पर भी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। एक तो वही है कि धान में सफ़ेद धारियां जो देखने में आ रही है, कुछ किसानों ने बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर देखिए इसमें सफ़ेद धारी आ रही है हाँ। किनारे से, पत्ती के किनारे से अंदर की ओर जी। और सफ़ेद धारी आने के बाद पत्तियां सूख रही है। जी। अगर सूखना जरूरी है, अगर सूख रही है तो ये जीवाणु जनित झुलसा रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट है। अच्छा। और ये एक गंभीर लक्षण है। अगर अच्छा। ये है तो इसमें मेरा निवेदन तो है कि थोड़ा सा इसका आप सैंपल दिखा दें। अच्छा। तो ज़्यादा बेहतर वो होगा। कृषि विज्ञान केंद्र में आके सैंपल जी। दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर जी। तरीके से उस पर बता पाएंगे। हाँ। ठीक है, तो एक कॉलर का हम बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम है किसान वाणी। अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम राजू ठाकुर है, मैं शाजापुर जिले से बात कर रहा हूँ। राजू ठाकुर जी शाजापुर जिले से बात कर रहे हैं। शाजापुर सर, इंदौर MP। हाँ, MP से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुना होगा। चलिए बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं बारपेटे जी से? हमारे जो कृषि वैज्ञानिक अतिथि आज हैं हमारे, उनसे बात करेंगे आप। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे मेरी जो सोयाबीन है सर, सोयाबीन में ऐसी हो रही है वो जैसे कि पक जाती है सोयाबीन और जो सूखने लग जाती है। बिल्कुल, अगर ये पैचेस में है तो जड़ सड़न है। पैच तो में ऐसी हो रही है सर, और उसमें जैसे फूल आते हैं, फूल के बाद जैसी फली आती है, फली भी आ गई है, लेकिन सोयाबीन बढ़ नहीं रही है उससे आगे। नहीं तो फल देखिए वही रह गई है, नहीं, और सूखने लग गई है। फली आने के बाद फसल बढ़ती नहीं है भाई साहब। फली आ गई मतलब उसकी बढ़वार का काम पूरा हो चुका है। अब दाने भर नहीं रहे हैं, पीले पड़ के अगर पौधे सूख रहे हैं, पैच में है तो ये जड़ सड़न तना सड़न है। और अगर पूरे खेत में एक साथ पीलापन आ रहा है तो ये पत्तियों पे धब्बे वाला रोग है। जड़ सड़न की पहचान ये है, पौधों को आप उखाड़ेंगे तो बड़े आसानी से उखड़ जाएगा। उसको जड़ को आप साफ पानी से धो के देखिए, आपको जड़ का कलर चेंज मिलेगा, सड़ी हुई जड़ अलग दिखेगी। अब अगर जड़ सड़न है तो 70 दिन 75 दिन की अवस्था में जड़ सड़न के ऊपर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि 10 से 15 दिन की फसल की उम्र बची है। तो इस समय जड़ सड़न का उपाय संभव नहीं है। पर अगर हम वैसे बात करें तो बीजोपचार करें, भूमि उपचार करें, और कम से कम एक बार इंटर कल्चर ऑपरेशन, जिसको हम कोल पे चलाना या डोरे चलाना बोलते हैं, वो अगर हम करेंगे तो ये जड़ सड़न तना सड़न का प्रकोप नहीं होगा। और उसके बाद भी 50-55 दिन तक के हम इसके ऊपर अगर रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो वो आंशिक रूप से कारगर है। पायरोक्लोस्ट्रोबिन नाम का जो फंजीसाइड है, अगर आप उसको 50-55 दिन में इसका उपयोग करते हैं, एक थायोफेनेट मिथाइल भी है, ये भी, ये सब 2-2 ग्राम पर लीटर का डोज है। आप 50 दिन 55 दिन पे उपयोग करेंगे तो लाभ होगा इससे। राजू ठाकुर जी, आपको समाधान मिल गया है। चलिए अगले कॉलर को लेते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम बताएं और गांव का नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा नाम केदारनाथ देशमुख। जी केदारनाथ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, जगह का नाम बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ जी। आप कहाँ से बात करेंगे? अपने शहर का या गांव का नाम बताइए थोड़ा सा। हम कवरेज नहीं मिल रहा है। कवरेज मिल रहा है, आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। कट गया है फोन शायद। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसी धान की बात कर रहे थे जी। धान में सफ़ेद धारियाँ वाली, अगर सफ़ेद धारियाँ हैं तो उसमें हम आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं कि वो जीवाणु जनित झुलसा रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, और ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और इसमें मैं चाहूँगा कि पहले पक्की पहचान आप करा लें और उसके बाद
अगर ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, झुलसा रोग है, तो इसका बड़ा स्पेसिफिक इलाज है, बहुत इसका मतलब सामान्य उपचार से हटके है। इसमें हम एंटीबायोटिक एग्रीमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम पर लीटर, इसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, आधा ग्राम पर लीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन का हम प्रयोग करेंगे, ये बीमारी बिल्कुल रुक जाएगी। जी बारपेटी जी, एक हमारे साथ श्रोता हैं जी। हेलो जी जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मैं सुरेंद्र वर्कले डोली ढाना से। सुरेंद्र वर्कड़े जी डोली ढाना से, पूछिए अपना प्रश्न। ये अभी सरसों बो सकते कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। और कितने दिन? देखिए, सरसों में एक प्रजाति आती है, तोरिया बोलते हैं उसको। तोरिया फसल का नाम है, वो सरसों की ही प्रजाति है। आप उसको देख के कहेंगे कि साहब ये तो सरसों ही है, पर तेल वाली फसल है। हाँ। और उसको हम सितंबर के आखिरी में बो सकते हैं, 20 सितंबर 25 सितंबर के आसपास। आप तोरिया एक्चुअल में एक ये सैंडविच क्रॉप कहलाती है, रबी और खरीफ के बीच की। तो आप तोरिया को बो सकते हैं अगर अभी आपको बोना है तो। 2 किलो प्रति एकड़ की दर से इसका बीज लगता है, बहुत अच्छी फसल है। अगर हम सरसों बोना चाहते हैं, मस्टर्ड जिसको हम कहते हैं, तो ये आपकी सितंबर में नहीं बोई जाएगी, ये आपकी अक्टूबर 10 अक्टूबर 12-15 अक्टूबर के आसपास आप बोएंगे। अगर अभी हम बो देंगे तो उसमें जो कॉलर रॉट एक बीमारी आती है, फंगस से होने वाली है, वो आएगी और आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप सरसों बोना चाह रहे हैं तो अक्टूबर का आप इंतज़ार करें, पहले पखवाड़े में आप बो सकते हैं। और अभी खेत खाली है, अभी बोना है, तो मेरी सलाह है तोरिया की आप बोनी करें। जवाहर तोरिया 1, जवाहर तोरिया 2, ये वैरायटी है उसकी, JT1 JT2, और ये फसल अभी बोने के लिए तोरिया जवाहर तोरिया 1, जवाहर तोरिया 2, ये वैरायटी है। बैतूल में इनकी उपलब्धता थोड़ी सी कठिन होगी। इसका जो बीज मिल जाएगा कि नहीं? बैतूल में नहीं, बीज मिल जाएगा, पर बैतूल में मिले इसकी संभावना मुझे कम है। अगर आप बोना चाहते हैं तो इसका जो मूल केंद्र है जहाँ ये उपलब्ध होता है वो है मुरैना में। हाँ, मुरैना, भिंड मुरैना में, वहाँ से इसके बीज की उत्पत्ति है और वहीं इसका पूरा प्रोग्राम है, प्रोडक्शन प्रोग्राम। चलिए सुरेंद्र वर्कड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपना जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया है। अगले कॉलर को हम लेते हैं। हेलो 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 चलिए वापस अपनी बात पर आते हैं। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ हेलो, मैं अपना नाम बताइए। ग्राम खापा खतेड़ा से केदारनाथ देशमुख बोल रहा था। अच्छा, खापा खतेड़ा से जी, बताएं जी। बोलिए। सर, ये मक्के में जो है नीचे से पत्ते जो सूख रहे, पत्ते सूख करके वो भुट्टे तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए नुकसानदायक समझ में आया, काफी परसेंट बढ़ रहा है। काफी परसेंट में बढ़ रहा है। ये फंगस से होने वाला रोग है, सीथ ब्लाइट और हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट। आप सुन लीजिए, मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं, रेडियो पे आपको बिल्कुल मिलेगा, आप वैसे भी सुन सकते हैं, सुनिए। तो सर वो भुट्टे जो है भुट्टे तक पहुंच गया, भुट्टे खराब होने लगे हैं, बिल्कुल खराब होने लगे हैं, मैं समझ गया। आप सुनिए, बहुत कुछ परसेंट हो गए। आप सुनिए, पहली बात तो ये यूरिया ज्यादा डालने से ये बीमारी आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। पहली चीज ये है कि ये हम जो यूरिया अतिरिक्त डाल रहे हैं उसके कारण ये बीमारी आती है। तो वो बात तो हो गई। अब इस समय आपको जो रोगग्रस्त पौधे हैं इनको निकाल के खेत से बाहर कर दीजिए अगर करने की स्थिति है तो। और जिनेब प्लस हेक्साकोनेजोल, ये नाम फिर से सुनिए, जिनेब प्लस हेक्साकोनेजोल, ये फंजीसाइड है, पाउडर के रूप में है और 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल के स्प्रे करिए। ये बीमारी बिल्कुल तुरंत रुक जाएगी अगर इस फंजीसाइड का आप प्रयोग करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नाम बताइए, प्रश्न करिए। नाम बताइए ना, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से। नाम जगदीश परियार है, भगुड़ाना बैतूलगंज से बोल रहा हूँ। अच्छा। ये बाजपुर में खेत है सर, 4 एकड़ में मक्का बोई है जी। बोलिए, प्रश्न करिए। प्रश्न कीजिए आपका।
सर आवाज नहीं आ रही है। अरे आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न करिए। हाँ अब आई सर। प्रश्न सर करिए। वो हमारे यहाँ मक्के में 10-15 पेड़ के भुट्टे सूख रहे हैं अपने मन से। बिल्कुल, अभी बताइए, अगर आप सुन रहे हैं तो जो भुट्टे सूख रहे हैं उसमें फंगस है, फफूंद वो लगे वाले भुट्टे सूख रहे हैं। 25 जून की बुआई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लगे वाले भुट्टे सूख रहे हैं। आ रहे हैं, उसमें क्या भरा जाएंगे या नहीं? जो भुट्टे बड़े बड़े हाइट के हो गए मक्के। जो भुट्टे संक्रमित हो गए हैं वो जितना भर गया उतना भर गया, आगे उनका विकास नहीं होगा, दाना पतला हो जाएगा और ये बीमारी आगे बढ़ेगी। तो कृपा करके इन रोगग्रस्त पौधों को निकाल के बाहर कर दीजिए ताकि संक्रमण का फैलाव नहीं हो। और दूसरे नंबर पे जो फफूंदनाशक अभी हमने बताया इसके पहले किसान को, जिनेब के साथ हेक्साकोनाजोल, इस फंजीसाइड का आप स्प्रे करिए, ये बिल्कुल रुक जाएगी ये बीमारी। रोगग्रस्त पौधों को बाहर कर दीजिए और एक फंजीसाइड का स्प्रे करिए। ये दो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बीमारी आने वाले समय में और बढ़ेगी। और मक्के की फसल को अभी पकने में, कटने में कम से कम 1.5 महीने का समय है। 115-120 दिन के हाइब्रिड हमारे पास सब लगे हैं, तो अभी काफ़ी कुछ इसमें नुकसान हो सकता है अगर इसकी अनदेखी की। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आपको जगदीश परिहार जी बग्गुडाना बैतूल जी लोकल से बात कर रहे थे, इनका समाधान भी आपको मिल गया। बारपेटी जी, अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में है, हमारा समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। एक बार पुनः बता दें हमारे श्रोताओं को, 07141231944 ये नंबर है हमारा, और 07141234722 ये नंबर है। 2 नंबर है, इसमें से किसी पे भी आप कॉल कीजिए और सीधे जुड़ सकते हैं। सजीव फोन इन कार्यक्रम जो किसान वाणी में इस समय आप सुन रहे हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। सर, धान पर बात हो गई, मक्का पर बात हो गई, सोयाबीन पर बात हो गई, मौसम को थोड़ी सी हम टच करेंगे यहाँ पर। मौसम इस बार मौसम कैसा रहा? कैसा अनुकूल रहा या प्रतिकूल रहा, क्या आप मानते हैं? मौसम तो ओवरऑल अनुकूल ही रहा है, ऐसा मैं मानूंगा। हाँ। क्योंकि देखिए, खरीफ का मौसम है तो बिल्कुल 100% तो अनुकूल कभी भी संभव नहीं है, प्रकृति है वो। पर फिर भी मोटे तौर पे अगर हम पिछले 10-15 सालों को ध्यान में रखें तो कम से कम बैतूल जिले का जो मौसम रहा है वो फसल के अनुकूल रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब इस बार उत्पादन अच्छा होगा? मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल रिकॉर्ड उत्पादन आएगा। कम से कम मक्के का उत्पादन बहुत रिकॉर्ड आएगा और धान का उत्पादन भी बहुत अच्छा आएगा। सोयाबीन का चूंकि एकरेज कम हुआ है तो टोटल उत्पादन जरूर घटेगा, पर उत्पादकता सोयाबीन की भी नहीं घटेगी। जी। एक कॉलर है सर, अपन कॉल लेते हैं। अच्छा, चलिए, किसी कारण से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उत्पादकता घटेगी सोयाबीन की। सोयाबीन की उत्पादकता नहीं, उत्पादन घटेगा। उत्पादन उसका घटेगा, एरिया कम हुआ है तो सोयाबीन का उत्पादन निश्चित रूप से कम जाएगा, उत्पादकता कम नहीं होगी। और मक्के की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि जिले में बहुत शानदार फसल मक्के की इस समय है। और धान की फसल भी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों का जो फसल उत्पादन है अच्छे से अच्छा हो, किसानों को खूब अच्छा उत्पादन मिले और उनकी खेती में वो खूब अच्छा लाभ कमाएं। और यही प्रयास रहता है। हम मतलब रेडियो के माध्यम से जो जागरूकता किसानों तक हम लेकर जाते हैं, और उसी का एक उदाहरण है कि आज हम यहाँ एक छोटा सा निवेदन, कृषि विज्ञान केंद्र में सोयाबीन की जो प्रमुख जातियाँ हैं, इनके ऊपर हमने एक प्रदर्शन प्लाट लगा रखा है। तो मैं ये किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि उस प्रदर्शन प्लाट को जरूर देखें। 10-12 वैरायटी जो लीडिंग वैरायटी है मध्य प्रदेश की, उनका वहाँ प्रदर्शन है, तो उनको देखकर उनमें बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वहाँ पे वो आके उसका लाभ लें, वो जरूर देखें। जी ठीक है, एक कॉलर है। हेलो जी, अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम योगेंद्र उइके, सर आदर्श ग्राम बाचा से। अरे वाह, योगेंद्र उइके जी बाचा से बात कर रहे हैं। प्रश्न कीजिए, बारपेटे जी से प्रश्न कीजिए। सर मैंने 5 किलो धान लगाई सर, खुशबू 01। हाँ जी, ठीक है सर। उसमें पेड़ सर मतलब बनने रहे सर। देखिए, पेड़ कितने दिन, अब तो करीब 70 दिन की फसल हो गई होगी। जी। तो 70 दिन के बाद अब उसमें टिलर्स निकलना संभव नहीं है।
कारण कुछ भी हो सकता है, कारण पोषक तत्वों का प्रबंधन हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो धान में या जो हमारी फसलों में आ रही है उसमें नींदानाशक रसायनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो आप उसमें सर इल्ली भी लगी सर उसमें। नहीं, धान में तो इल्ली बहुत आंशिक रूप से आती है, तना छेदक इल्ली आती है, बहुत आंशिक आती है और उसकी वजह से टिलर्स की संख्या नहीं घटती है। एक्चुअल में टिलर्स कम आ रहे हैं। तो ये मेरा आकलन ऐसा है कि नींदानाशक रसायन आपने देर से डाला है, डोज बढ़ा के डाला है, जिसकी वजह से उसमें पौधा आपका सही नहीं बना है। ये बड़ी कॉमन समस्या है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि पहली चीज़ तो रसायनों का उपयोग थोड़ा सा कम करें, नींदानाशक। और अगर हम कर रहे हैं तो उसका डोज और उसकी स्टेज, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। अच्छा। नींदानाशक रसायन का डोज और उसकी स्टेज, दो चीज महत्वपूर्ण है। धान की फसल में 25 दिन 28 दिन पे हमारी दवाई डलती है, उसी समय हम डालेंगे। ये जो हम गलती करते हैं इसकी वजह से उस पर विपरीत प्रभाव आता है। चलिए योगेंद्र जी, आपने अपनी समस्या का समाधान लिया और अब समय पूरा हो रहा है। हमारे आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम जो किसानवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचा है आकाशवाणी बैतूल से। और बारपेटे जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी है। बहुत हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और किसान भाइयों, अब समय कह रहा है कि हम आपसे विदा लेंगे। तो आज के किसानवाणी कार्यक्रम से अपने दोस्त राकेश मौर्य और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर R.D. बारपेटे जी। अनुमति चाहते हैं आपसे, दोनों हाथ जोड़कर करते हैं जय राम जी की, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी में सजीव फोन इन कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर R.D. बारपेटे। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राकेश मौर्य। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोगी थे संजय गुजरे और G.K. चौहान। हम आकाश